हमारे वक्त की धड़कन, हमारा चिंतन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, कभी कोमल बातचीत तो कभी इंटरेक्शन तेज तर्रार। तय करें मिलकर व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। ITV पर अशोक व्यास के साथ इनसाइट टुनाइट। नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास। कार्यक्रम का नाम इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। और आपने कई बार सुना या किसी को कहा होगा कि जिंदगी एक नाटक है। नाटक कई तरह के होते हैं, कई तरह की भावनाओं को उजागर करने की सामर्थ्य उन कलाकारों में होती है जो रंगमंच के द्वारा हमसे जुड़ते हैं। और भारत में आप चाहे जिस शहर से आए हो, अगर नाटकों की तरफ आपका रुझान रहा है तो कई बार अमेरिका आने के बाद आप सोचते रह जाते हैं यहाँ हिंदी नाटक कभी देखने को मिलते नहीं हैं। हालांकि हिंदी नाटकों की कमी जो हमारे लिए है उसको पूरा करने के लिए कभी कभी भारत से कलाकार आते हैं, जिनमें से एक कलाकार परेश रावल, जिन्हें हमने फिल्मों में भी देखा है। उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे चुनिंदा नाटकों के साथ अमेरिका आकर भी हमारा मनोरंजन किया। और उनका नाम अभी याद करने का कारण ये भी है कि वो अब संसद में पहुंच गए हैं और वहां वो क्या गुल खिलाने वाले हैं अपनी अभिनय की क्षमता को लेकर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर आज की चर्चा हमारी जुड़ी हुई है हिंदी रंगमंच इन USA के साथ। और चर्चा करने के लिए 4 रंगकर्मी न्यू जर्सी से चलकर आए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि रंगमंच के साथ उनका खासा प्रेम है। और प्रयोग नाम की संस्था की स्थापना करके सफलता से 4 नाटक खेल चुकने वाले ये जो 4 अभिनेता हमारे साथ हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं उनका परिचय आपसे करवाने के साथ। सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं अमीय मेहता जी का। अमीय जी जो हैं वो निर्देशक भी हैं और नाटक के साथ जुड़े रहने का संस्कार उन्हें पारिवारिक रूप से भी विरासत के रूप में मिला है। तो अमीय जी, आप अभिनय भी करते हैं और निर्देशन भी करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ बैठे हुए हैं दीपक गुप्ता जी। दीपक जी, आपका स्वागत है। अभिनय करने के साथ साथ आप दोनों जुड़े हुए हैं कंप्यूटर जगत से, और कंप्यूटर जगत के अपने नाटक निराले ढंग के कई लोगों को चिंता में डाले हुए हैं। उस चिंता से बाहर निकालने में मदद करने वाले एक नाट्यकर्मी, बड़ी रसमय प्रतिभा अपने साथ संजोए हुए हिमांशु शर्मा जी हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार अशोक जी। और हिमांशु जी की बगल में जिसे कहा जाए बैठे हुए जो हैं अजीत सिंह जी, आप भी अभिनेता भी हैं और मिमिक भी आप बहुत अच्छे हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत जब अभिनेताओं के साथ करते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उनकी उपस्थिति का कुछ रसीला स्वाद न लिया तो क्या आनंद आया। तो मैं शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूँ अजीत जी। आप को क्या लगता है, अभिनय जो है वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में भी मदद करता है? जी बिल्कुल। अभिनय करने से और अभिनय को देखने से जो स्ट्रेस है दिन भर का वो कम होता है और मतलब आप रिलैक्स हो सकते हैं। अगर आप कॉमेडी देखते हैं तो रिलैक्स होते हैं, एक अलग भाव में चले जाते हैं। किसी भी थोड़ा सा उस भाव में हमें ले जाइए। देवानंद की एक्टिंग आप बहुत करते हैं, मैंने सुना। जी मैं करता हूँ देवानंद की एक्टिंग। और जी हाँ बिल्कुल, आज हम ITV गोल्ड पर दिखाने जा रहे हैं राजनीति की एक अलग तरीके से राजनीति को कैसे किया जाता है, देखा जाता है। और उसके साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि आज ITV गोल्ड में एक नाटक होने वाला है। तालियों की गड़गड़ाहट से इनकी बात को आप तक पहुंचाऊं। कार्यक्रम का जो दूसरा अंश होगा आज, उसमें एक विशेष झलकी जिसको तैयार भी इन्होंने किया और जिसका संबंध चुनावी सरगर्मी से भी है, वो पेश की जाएगी। अमीय मेहता जी ने लिखी है वो झलकी, तो उसके लिए तो आप हमारे साथ बने ही रहेंगे। पर अभी बातचीत का जो सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, हिमांशु जी, आपने कुछ जिंगल्स भी लिखे हैं और ITV गोल्ड को भी सौभाग्य मिला है कि आपने एक जिंगल यहाँ के बारे में भी लिखा था। अरे हाँ जरूर अशोक जी, आपकी इंस्पिरेशन मैं बोलूँगा। तो जिंगल मैंने जो बनाया था और भी मैं इंडिया में बनाता था, तो मैंने लिखा था, खबरें हो या बॉलीवुड की बात, कम्युनिटी इश्यूज या देश की बात, खबरें हो या बॉलीवुड की बात,
कम्युनिटी इश्यूज या देश की बात, हम सब की एक पसंद, ITV गोल्ड, ITV। क्या बात है। ये हिमांशु जी बोल रहे थे ITV और मुझे सुनाई दे रहा था कुछ और। अगर मैं उसे कह दूं जोर से तो कुछ बात कहीं अलग दिशा में पहुंच सकती है, और बात कौन सी दिशा में पहुंचे इसके बारे में सतर्कता रखने में अभिनेता को निर्देशक विशेष रूप से संभाल कर रखते हैं। तो अमीय जी आप बताइए, आपने ये जो प्रयोग नाट्य संस्था सबने मिलकर बनाई, इसकी प्रेरणा आपके मन में कैसे आई? इसकी प्रेरणा का स्रोत सबसे ज़्यादा तो मैं अपने पालकों को, पेरेंट्स को देना चाहूँगा। प्रोफेसर सतीश मेहता, श्रीमती ज्योत्सना मेहता, मेरे पेरेंट्स पिछले करीब करीब 40 वर्षों से सतत हिंदी रंगकर्म का कार्य कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे माता और पिता दोनों की एक अंतरजातीय विवाह भी इसी कारण से हुआ है। विवाह का कारण भी नाटक रहा है। मेरी माता जी जो है वो साउथ इंडियन है, पिताजी गुजराती ओरिजिन के हैं, लेकिन वो दोनों शादी के पहले से ही नाट्य करते रहे और नाटक ही उन दोनों को करीब लेके आया। 1976 में उन्होंने प्रयोग नाट्य संस्था की स्थापना इंदौर मध्य प्रदेश में की और तब से लेके आज तक सतत उनके 550 नाटकों की प्रस्तुतियां हो चुकी हैं। क्या बात। करीब करीब 65 से 70 नाटक हैं जिनकी 550 से ऊपर प्रस्तुतियां हो चुकी हैं, और उन्हीं से प्रेरणा लेके और हम सभी सुधी जन इकट्ठे हुए करीब करीब 2011 और 12 में। तो हम लोगों का ऐसा सोचना था कि हमें भी कुछ करना चाहिए, और इन सबसे बड़ी बात यह थी कि हमें लगा कि हिंदी रंगकर्म को लेकर यूएस में, और यूएस में तो वैसे कुछ जगहों पर काम हो रहा है, बॉस्टन में, सिएटल में, लेकिन विशेष तौर पर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी एरिया में इतना काम नहीं हो रहा है हिंदी रंगकर्म को लेकर जितना कि होना चाहिए। तो उसको लेते हुए हमने फिर उसकी स्थापना की 2012 में। तो 2012 में जो प्रयोग नाट्य संस्था की स्थापना हुई है, इसका परिचय आप तक पहुंचाने के पीछे कहीं ना कहीं हमारी भावना ये भी है। मुझे मालूम है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नाटक किया जाए, शायद इनसे जुड़कर आपको कोई ऐसा एक मंच, एक ऐसा स्वरूप मिले जिसके द्वारा आप अपनी अभिनय प्रतिभा का उपयोग कर सकें। तो कुछ देर में हम अमीर से पूछेंगे कि अगर न्यूयॉर्क में कुछ लोग मिलकर नाटक करना चाहते हैं तो क्या ये उनकी मदद करेंगे और आप उनसे संपर्क कैसे कर सकते हैं, इस बारे में भी बातचीत हम आगे करेंगे उनसे। पर दीपक गुप्ता जी, आपने अंधों का हाथी में भी बड़ा अच्छा अभिनय बाकी सबके साथ किया था। आपको कब लगा कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए और इस तरह करने में एक विशेष आनंद आता है, सुख आता है? जी, शुरू से अपने स्कूली दिनों से मैं संगीत से और नाटक से और कविताओं से, साहित्य से जुड़ा रहा हूँ। तो शुरू से ही मुझे ये प्रेरणा थी कि कुछ करना है, और वहाँ पर मैं अपने स्कूली दिनों में नाटकों में भाग लेता था और सांस्कृतिक सचिव भी था। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि जीवन की आपाधापी जैसे जैसे बढ़ती गई, जीवन में एक सांस्कृतिक शून्य भी बढ़ता गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि कुछ और होना चाहिए जिससे कि हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। केवल प्रोफेशन शुड नॉट बिकम द लाइफ जो है। तो उस संदर्भ में मैं कविता सम्मेलनों में उसमें जाया करता था। तो उसके माध्यम से अमी भाई से एक दिन मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ सब कुछ होता है, इतने हिंदी भाषी हैं, हिंदी नाटक क्यों नहीं होता? गुजराती नाटक है, बंगाली नाटक की इतनी समृद्ध परंपरा है, हिंदी नाटक अमेरिका में इतनी हमारी यहाँ पर लोग हैं, हिंदी नाटक क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि ये तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर शुरू करते हैं। तो सौभाग्य से उस समय सतीश मेहता जी भी यहाँ पर आए हुए थे, तो उनके साथ मिलकर के हमने पहला नाटक उन्हीं का लिखा हुआ अनारकली, जो एक कॉमेडी नाटक था, वो हमने यहाँ पर शुरू किया, अदालत आशिकों की का शुरू किया था। और वो सौभाग्य से वो नाटक हमारी आशाओं से बहुत अधिक सफल रहा। तो उससे हमें बहुत प्रेरणा मिली कि इसकी गुंजाइश यहाँ पर है। तो बात उस नाटक का शीर्षक था अदालत आशिकों की। जी जी जी। तो उसका कोई संवाद तो आपको याद नहीं होगा कि याद होगा? काफ़ी समय हो गया। अदालत आशिकों की का, जिसमें मेरा सिंधी का रोल था, तो उसमें एक पात्र को लेकर के कुल मिलाकर कहानी ये थी कि अलग अलग क्षेत्र के लोग एक स्त्री को किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उसमें संवाद तो मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं है। और जो मुस्कान आ रही तो आपको कोई उसका प्रसंग स्मरण आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। उसमें ये था कि जो जज था
वो जज जो है, जज अदालत में केस जाता है तो हर प्रतिनिधि अपने ढंग से जज को ये समझाता है कि मैं इसका असली प्रेमी हूँ, और जज चूंकि स्वयं उस पात्र से प्रेम करता था तो वो सभी को नकार करके और स्वयं आखिरी में ये कोशिश करता है कि मैं इससे विवाह कर सकूं, लेकिन अंत में जो स्त्री है वो दरबान को चुनती है जो कि वो ईमानदार होता है। तो उससे नाटक से कॉमेडी के माध्यम से बताने की कोशिश की गई कि आपका प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट उतना नहीं जितना आपका अंदर से दिल कितना बड़ा है, वो उस नाटक से बताने की कोशिश की। ये जो नाटक है इसका तो थीम बहुत पहले का था, और आपके ईमानदारी के साथ, दरबान के साथ मुख्य पात्र जिसके पीछे सभी लोग पड़े थे उसका जुड़ जाना कहीं ना कहीं ऐसे एक राजनीतिक प्रवाह का स्मरण हमें करा रहा है जिसके बारे में कल विशेष चर्चा हमने अरविंद केजरीवाल के संदर्भ को लेते हुए की थी, और ये संदर्भ निकल आया तो मुझे स्मरण आता है कि उन्होंने फिर जमानत देने से मना किया, तो 6 जून तक वो तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग वो जो कुछ कार्य कर रहे होते हैं उसके बारे में कहते हैं कि ये नाटक कर रहे हैं। तो हिमांशु जी, ये प्रश्न आपसे भी थोड़ा सा प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि आप उस पार्टी को काफी समीप से जानते रहे, और लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, कोई भी राजनेता है जब वो रंगमंच नहीं कहना चाहिए, स्टेज से जनता को संबोधित कर रहे होते हैं या कई बार मीडिया के साथ बात कर रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये एक नाटक कर रहे हैं, जो इनके अंदर की बात है वो ये नहीं है, या अगर अंदर की भी है तो इस तरह से प्रदर्शित की जा रही है कि उसका नाटकीय स्वरूप जो है वो अधिक आ रहा है। तो आपने देखा कि राजनेताओं में अभिनय क्षमता बढ़ाए जाने की कुछ विशेष आवश्यकता होगी। एक्चुअली वो अभिनेता है, नेता है, तो उसमें अभिनय उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, वो नेता रह गए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ लोगों को लगने लगा कि नेताओं का और जनता से थोड़ा कटाव हो गया है, लेकिन इसमें मैं अपने पुराने नाटक का संदर्भ दूंगा, अंधों का हाथी, जो आपने भी देखा था। तो उस नाटक को जब मैंने किया तो मैंने समझा कि जिस तरह से 4 अंधे हाथी को टटोल के बताने की कोशिश करते हैं कि हाथ एक पैर पकड़ता है तो हाथी ऐसा है, पूंछ पकड़ता है, तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा उस नाटक के दौरान कि जो हमारे बीच में जो प्रासंगिक विषय है, समस्या है, तो हम लोग भी सभी अंधे की तरह काम करते हैं, और जो जिस समस्या को जैसे पकड़ लेता है, तो कोई पूंछ पकड़ लेता है उसको लगता है समस्या इतनी आसान है, मैं काबू पा लूंगा, और जो उसके पेट या पैर को पकड़ लेता है उसको लगता है समस्या कितनी कठिन है। तो ये हमारे अंदर के ऊपर निर्भर करता है कि हम उस समस्या को किस तरह से समझते हैं। कुछ लोग तो परेशान होकर डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर विजय पाकर आगे निकल जाते हैं। तो इस तरह से मुझे महसूस हुआ कि नाटक और जिस तरह से सजीव चित्रण करता है और हम जब उसको करते हैं तो हमें अंदर से कुछ समझने का एक मौका मिलता है। तो आपने अवश्य कहा कि हमारे जो नेता हैं उनको भी चाहिए कि वो जनता की भावना को समझें और उससे कनेक्ट कर पाएं, तो जो हम लोग नाटक में बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो अजीत जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जो कि ऐसे बहुत कठिन माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बात जो कही वो ऐसे है कि जो भी कला है, विशेष रूप से नाटक हुआ, वो एक तरह का योग है, क्योंकि आप उस पात्र में उतरने के लिए भाषा का भी उपयोग कर रहे हैं, अपने भाव भंगिमाओं का भी भंगिमाओं का भी उपयोग कर रहे हैं, तो वो एक तन्मयता है कि आप उस पात्र को पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। तो एक विशेष सामर्थ्य मन के स्तर पर, जैसे हिमांशु जी कह रहे थे, इससे आती है मनोबल बढ़े इत्यादि। पर हमने हाल ही में ये देखा है और न्यूयॉर्क में बैठे बैठे ये देखा है कि हॉलीवुड के बहुत अच्छे अभिनेता वो भी ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं और कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्या चीज़ है जो कला के द्वारा आने की संभावना है, पर वो कलाकार उसको अपना नहीं पाता है, उससे अपने को उठा नहीं पाता है? जी, जैसा कि आपने कहा कि कला एक योग है। जो बॉलीवुड और हॉलीवुड में जो ड्रग्स की तरफ गए हुए कलाकार अधिकतर हैं, वो ज़्यादातर उन परिवार से हैं जिनके मम्मी डैडी ऑलरेडी कोई कलाकार थे, उनको एक सिल्वर स्पून मिला, फीडिंग मिली। जो रंगमंच के कलाकार हैं वो बहुत ही वो योग तपस्या करके आगे बढ़े हुए होते हैं, जैसे कि आप परेश रावल का एग्जाम्पल दे रहे थे आप। तो ऐसे लोग जो कलाकार होते हैं वो जेन्युइन कलाकार होते हैं, वो कभी इस रास्ते में इस रास्ते की तरफ जा नहीं सकते। लेकिन जो ऐसे कलाकार होते हैं जो बड़े घर से रहते हैं, जिनके परिवार फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा होता है, तो वो वैसे लोगों के ज़्यादा चांसेस होते हैं इस डिप्रेशन और इस गलत रास्ते में जाना पे। उनको सक्सेस नहीं मिल पाता जो उनके मम्मी डैडी को कभी मिला था,
तो वो भी एक कारण हो सकता है उनके डिप्रेशन का। और एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि वो धरातल से जुड़े हुए होते हैं ऐसे कलाकार, और जो कलाकार थोड़ी प्रसिद्धि पाके और धरातल से उड़ जाते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इन तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। तो धरातल से जोड़ने की बात हम तक पहुंचाने वाले एक नाटक को हम आप तक पहुंचाने की तैयारी करने वाले हैं इस ब्रेक के समय, जब हम आपसे थोड़ा सा विदा लेंगे। पर उस तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूं कि बहुत संक्षेप में हम ये परिचय दें, आप कौन सी नाटिका हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, ये नाटिका मैंने ही लिखी है, और चूंकि अभी हम लोग चुनावी परिदृश्य से जस्ट निकले ही हैं, तो ऐसा एक विचार था कि हमारे मन में एक ये ख्याल बहुत ताज़ा है, गर्म है, तो उसी परिदृश्य को देखकर मद्देनजर रखते हुए हमने एक छोटी सी 15 मिनट की नाटिका लिखी है जिसका नाम है चुनावी आइडल। चुनाव को इंडियन आइडल के तौर पे अगर किया जाए तो क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके अलावा जितने राजनेता गण हैं उनके किस तरह के विचार हैं जो कि एक्चुअल रूप में इसमें सामने उभर के आएंगे, ये विचार। तो आपने इंडियन आइडल देखा है, आपने कई टैलेंट से रिलेटेड प्रतिस्पर्धाओं पर आधारित टीवी कार्यक्रम देखे हैं, पर ये पहला मौका है जब चुनाव आइडल आपको देखने को मिलेगा ITV पर। बने रहे हमारे साथ। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। नमस्कार। ये नाटक जब शुरू होने को होता है तब इस तरह की स्थितियां होती हैं जिसमें कई हड़बड़ी होती है कि तैयारी हुई कि नहीं हुई, और कभी कभी ऐसा होता है कि पर्दा कब खुल गया अभिनेताओं को पता ही नहीं लगता। इस तरह की स्थिति आप तक पहुंचाने के बाद आपको याद दिला दें कि आज हमारे साथ 4 नाट्य कर्मी हैं जो प्रयोग नाट्य संस्था से पधारे हैं, न्यू जर्सी से। और आज के कार्यक्रम में और इन दिनों के माहौल को देखते हुए वो बीच में बोले नहीं, ऐसा उनको इशारा करते हुए मैं आप तक ये बात पहुंचा दूं कि एक नाटिका उन्होंने आपके लिए खास तौर पर लिखी है जिसमें आप देखने वाले हैं चुनाव आइडल। ये इंडियन आइडल की तर्ज पर ऐसा है। अब इसमें क्या कुछ रहस्य छुपा हुआ है उसको रसमयता से प्रस्तुत करने वाली जो ये नाट्य मंडली है, इसके सूत्रधार और इस नाटक के लेखक सबसे पहले आपसे संबोधित हो रहे हैं और उनका नाम है अमीय मेहता। हियर वी गो। नमस्कार, मेरा नाम है जनार्दन। अरे वही जनता जनार्दन वाला जनार्दन, समझ लीजिए आप ही लोगों में से कोई एक। ऐसा है, आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जी हाँ, ये वही पंचवर्षीय मौसम है जब बिन बुलाए नेता लोग हाथ जोड़े आपके द्वार पर आके बिना बात आ जाते हैं। आज उन्हीं में से एक ऐसा कोई एक दिन है। तो चले देखें ये नेता लोग पार्लियामेंट में मिलके क्या बातचीत कर रहे हैं। अरे मनीराम, ओ भ्रष्टे, अरे भ्रष्टेश्वर कहाँ चले गए भाई? अरे धोरमदास, काहे को इतना चिल्ल पर मौजा रहे हो? हे मनीराम, देखो हमको लगता है चुनावी बादल छा रहा है, मेढक टर टर टर्रा रहा है। अरे भाई भ्रष्टे, तुमको पता है क्या, चुनाव का मौसम सर पर है और ये मनीराम तो हवाई जहाज में घूम रहा है। आजकल तो ये चुनाव की सभा में भी हवाई जहाज में जाता है। अरे हमारी जौन सेवा की भावना को देख के तुमको तकलीफ क्यों होता है? अब बोलो, क्या बोल रहे थे, क्या बात है? भाई बात ये है कि वैसे तो हम सभी लोग अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये चुनावी दंगल तो हमको मिलजुल कर ही लड़ना है ना। अरे हाँ, जो हमारी 60 साल पुरानी जो परंपरा है, अटूट परंपरा को ऐसे थोड़ी टूटने देंगे। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अरे भाई, आखिरकार हमको भी तो अपनी रोटी सेकनी पड़ेगी। अरे हमको भी तो अपनी दुकानदारी चमकानी है। हाँ तो बताओ भैया, वह पुराना खेला होगा या कौन नया तिकड़म खेला है इस बार? भ्रष्टे, इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं है। क्यों भाई, क्या हो गया इस बार? चुनाव आयोग ने इस बार एक गुगली डाल दी है। गुगली? कौन गुगली? गुगली मतलब ये चुनाव आयोग भी क्या
आईपीएल क्रिकेट खेलने लग गया है। अरे मनीराम, तुम्हारा नाम होना चाहिए गधे राम। अबे पैदल राम, गुगली का मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने चुनाव में अब की बार एक पैच डाल दिया है। ओ, जरा अच्छे से समझाओ। कुछ क्या क्या समझ नहीं क्या? आया। अरे जरा हमको भी बताओ। अरे मेरे सब्र का बांध टूटा जा रहा है, कहीं हमारे पेट पे लात तो नहीं पड़ रही है? अरे अपने पेट पर लात मार सके इतना दम तो चुनाव आयोग में नहीं है। हाँ। वो क्या है, अब की बार चुनाव आयोग ने मापदंड बदल दिया है। अच्छा, क्या मतलब? कुछ जो आज अच्छे से समझाओ थोड़ा हमको। वो क्या है, अब की बार चुनाव इंडियन आइडल की तर्ज पर होगा। उसमें हम लोग अपने वायदे, चुनावी घोषणा पत्र लेकर जनता के पास जाएंगे और फिर जनता जिसको चुनेगी लोग उसको ही मानेंगे। अरे तो क्या मतलब? इसका मतलब क्या समझ नहीं आया। ये रामायण तो हम पिछले 60 सालों से खेलते चले आ रहे हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात है? अरे भाई, इस बार थोड़ा अंतर है। अच्छा, इस बार जनता चुनने के लिए नहीं देगी, जो पहले बार होगा वो जीतेगा। इसका मतलब उल्टा इंडियन आइडल। अरे मैं कहना परेशानी का बात नहीं है। अरे भाई, अब की बार चुनाव आयोग ने गुप्त रूप से यह निर्णय लिया है कि जो सबसे आखिरी में रहेगा वो नहीं, जो सबसे पहले बाहर होगा वो जीतेगा। उड़ी बाबा, ये तो बड़ा गंडगोल लगता है। अरे ऐसा काहे किया चुनाव आयोग ने हमारे साथ? चुनाव आयोग ने ऐसा इसलिए किया, उनका मानना है कि जो ईमानदार आदमी होता है ना, हाँ। वो अपनी पूरी सच्चाई जनता को पहले ही बता देगा, उससे वो बाहर हो जाएगा और इस तरह ईमानदार आदमी चुनाव जीत जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन बाबू मोशा एक बात बताओ, ये खबर तुमको पता कैसे चला? अरे मानीराम, राजनीति में 40 साल से हो भाई, हर जगह अपना गोटी फिट कर रखा है ना। चुनाव आयोग में भी तो अपना आदमी है। बहुत खूब बाबू मोशा है, बहुत खूब। अरे गोटी हो या गुटली हो, हमको तो बस आमे खाने से मतलब है बस। तो अब करना क्या है ये बताओ। भाई करना कुछ नहीं है, अपन लोग जब जनता के पास जाएंगे ना तो अपनी सच्चाई जनता को बता देंगे, जनता अपने को खुद बाहर कर देगी। ये सब में तो हम लोग माहिर हैं। हमारे इरादे ही इतने नापाक हैं कि अगर हम जनता के सामने कोई बतिया घोल घोल के सामने रख दें तो जनता हमको वैसे धक्का मार के निकाल देगी पहले। हाँ, तो फिर तय हुआ। हाँ बिल्कुल, पहले ऐसा करते हैं। ओके, तो फिर मध्य और पूरब मेरा, तो पश्चिम दक्षिण हमरा, उत्तर और सुदूर पूर्व मेरा। ठीक है। तो चलो जनता जनार्दन के पास चलो चलते हैं। भाई, चलो उसका जनता के झोपड़ी पास। हाट में चलते हैं। भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है साहब, क्या बताएं आपको, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं बाबूजी। 2 टाइम को खाना नहीं मिलता है बाबूजी, पानी पीने का पानी हफ्ते में 3 बार आधा घंटा आता है बाबूजी, और बिजली को देखे हुए तो पता नहीं कितने बरस निकल गए बाबूजी। अब बस सब समझ गए। आप तो जानते हैं कि चुनाव सर पर है जी। इस बार आपका कोई समस्या दूर हो जाएगा। अच्छा, एकदम दूर हो जाएगा, लेकिन आप हमको ही वोट दीजिएगा। अच्छी बात है। देखिए, हमारा जो निशानी है जी, टेबल के नीचे हाथ, चुनाव चिन्ह, समझे? टेबल के नीचे हाथ, टेबलवा के नीचे जो हाथ है उसी पर ठप्पा मारिए और आप जो है आपका समस्या नैया पार कर दूंगा। हम सारी समस्या सुलझ सकती है बाबूजी मेरी? एकदम सुलझ सकती है। अरे सारी समस्या को हम सुलझा दूंगा, क्या बुझे? देखो, जैसा ही हम इलेक्शन जीतूंगा, हम सबसे पहले टेबल के नीचे जो हाथ है उसको एकदम संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बना दूंगा। अरे भ्रष्टाचार करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होगा।
आपका हर एक काम हर ऑफिस में धड़ाधड़ होगा पैसा खिला के। क्या बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहा हूं। देखिए जैसे अपने हिंदू संस्कृति में नाम के बाद जी लगाते हैं ना, जी क्या लगाते हैं? जी लगाते हैं ना। जी, 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 जी। 2G 3G 4G का, अरे हमारे शासन में 500G 1000G होगा। अरे सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे हम। ओहो, ये क्या बात है? हाँ एकदम कह रहा हूं सच। और तो और ये पुलिस सरकारी नेतागिरी नहीं, अरे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सब जगह करप्शन का बोलबाला होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? एकदम सही कह रहा हूं। अरे हम तो ये भी सोचा हूं कि हम करप्शन सिक्योरिटी बिल ला दूंगा। इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार शिष्टाचार होगा, समझे? समझ गए बाबूजी, बिल्कुल समझ गए सब कुछ। हाँ तो एकदम बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और जो मैं एक और चीज सोचा हूं जी ये है कि करप्शन को जी और टेक्नोलॉजी को ऐसे मिला दूंगा जी। अरे करप्शन से टेक्नोलॉजी बढ़ाऊंगा। फेसबुक इंटरनेट से आप जी ऑनलाइन दे सकते हैं सारा घूस। बैंकों में रिश्वत के लिए लोन ले सकते हैं। क्या बात है अरे डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं लोन पे, घूस के लिए? घूस के लिए। और ये सब कुछ होगा, टेक्नोलॉजी एकदम फास्ट चलेगा, समझे? अच्छी बात है बाबूजी। तो आपका वोट हमें को मिलेगा ना? हाँ बाबूजी, समझ लीजिए। अरे ये नहीं, स्कूल और कॉलेजों में घूस कब लें, कब दें, कैसे लें, कितना दें, कौन कौन सी परिस्थिति में दें, इस पे काउंसलिंग और ट्रेनिंग भी कराएंगे भाई। क्या बात चिंता है क्या बाबूजी, करते क्या बात हाँ। है। आप ही को देंगे वोट हम। इस बार का वोट हमें को दीजिएगा। अच्छा जी, चलते हैं। जैसे आपके वादे अच्छा। वैसे हमारे इरादे। अच्छा बाबूजी। धन्यवाद भैया, चलते हैं। जी, 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 अच्छा जी नमस्ते। जी, जी। हाँ भ्रष्टाचार जिंदाबाद, भ्रष्टाचार जिंदाबाद। भ्रष्टाचार। ऐसे आदमी को वोट देने से अच्छा तो मैं भूख से ही मर जाऊं। वो लगता है एक और कोई आ रहा है इधर ही। क्यों नाचन दादा, कैसा है आप? दादा बहुत बुरे हाल है दादा, खाने को रोटी के वांदे हो रहे हैं दादा। 2 टाइम रोटी नहीं कर पाता हूं मैं। अब ये हुआ है कि रोटी नहीं है तो बीवी भग गई है, बीवी भग गई है तो 5 बच्चों को नहीं पाल पा रहा हूं दादा। अरे दादा वो पुराना वाला राग छोड़ो। अरे कभी कभी तो अच्छा बात बोलो, प्रगतिशील बनो। 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी। कब तक रोटी कपड़ा मकान में उलझे रहोगे? अरे कुछ अच्छी बातों के फूल खिलाओ। अच्छी बात? हाँ। अच्छी बात तो बाबूजी एक ही सुनी है मैंने आज ही, वो भी कि कुछ चुनाव आ रहे हैं। हाँ। तो लगता है एक आध कंबल, एक आध बॉटल तो मिल ही जाएगा ना बाबूजी? ओ वो ठीक है, लेकिन इस बार कंबल बोतल नहीं मिल सकता है। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी आप? नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, कंबल बोतल को छोड़ो। अरे तुम मेरा रुपए की थैली पर वोट पे वोट डालो। रुपए की थैली? हाँ, तुम्हारा दुनिया सवार दूंगा मैं। अच्छा हाँ कैसे बाबूजी? तुमको पता है हवाला, हाँ सब कारोबार को मैं लीगल कर दूंगा। लीगल? विदेशी बैंकों में काला पैसा निकालना डालना आसान कर दूंगा। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? हाँ, चोरी चौकारी सजा माफ, काला धन सफेद धन सब बराबर, दुनिया रंगीन हो जाएगी। ये कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी आप? कैसी बात है ये? मैं तो घबरा रहा हूँ आपकी बात सुन के। अरे बिल्कुल 16 आना टॉका, बिल्कुल ठीक बोलता हूं मैं। तो मैं क्या आपका वोट रुपए के थैले पे पक्का समझो? बिल्कुल पक्का ही समझिए बाबूजी, बिल्कुल पक्का ही समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतेगा भाई जीतेगा, मोनी राम जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मोनी राम जीतेगा। देखिए क्या जमाना आ गया है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया हूं मैं। मुझे लगता है एक ही प्रत्याशी बचा है, शायद वो ही एक अच्छा आदमी निकले। चलिए उसे भी देख लेते हैं। अरे, इधर ही आ रहा हूं। जय श्री कृष्णा जी, सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल जी। जी जी सत श्री अकाल। कैसे हैं जी क्या बताऊं आपको मैं बाबूजी, अभी अभी 2 प्रत्याशी आके गए हैं और उनकी बातें सुन के बहुत निराश, बहुत हताश हूं बाबूजी। देखो जी। उन दोनों प्रत्याशियों का बात पर ध्यान नहीं देने का, अच्छा उन सबको भूल जाने का, जी मुझको याद रखने का। अच्छी बात है वो बाबू। क्या है ना, वो आपने सुना होगा ना, 1 स्टॉप शॉप,
सारी समस्याओं के लिए मैं वन स्टॉप शॉप। मैं बहुत आशान्वित हूँ बाबूजी आपसे। अब आप तो जानते ही हैं जी। कि मैं कितना धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ। बहुत है आप आप बहुत है। मेरे चुनाव चिन्ह AK-47 लिए हुए आतंकवादी पर मोहर लगाएंगे तो मैं पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल बढ़ा दूंगा। क्या? हाँ, पूरे देश में, गांव में, शहर में, नगर में तनाव पैदा करके सांप्रदायिकता फैला दूंगा और हर बच्चे के मन में धर्मांधता का जहर भर दूंगा और पूरे देश में निर्भया कांड हो ऐसा मैं इंतजाम कर दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी आप, कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपका वोट AK-47 लिए हुए आतंकवादी पर मिलेगा ना मेरे को? हाँ बाबूजी, आप ही को मिलेगा, आप ही को मिलेगा। बिल्कुल बोलो AK-47 जिंदाबाद। AK-47 जिंदाबाद। AK-47 जिंदाबाद। हे भगवान, क्या समय आ गया है, कैसे दिन आ गए हैं। मैं अपने भूतकाल से, बीते हुए दिनों से वैसे ही परेशान था और अब ये आने वाले कल को लेकर मेरी जो छोटी मोटी आशा की किरण बची हुई थी उसको भी बोझिल किए दे रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कहां जाऊं। मैं बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नमस्कार, धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जहां इस शानदार प्रस्तुति पर अपनी प्रसन्नता मैं अकेला व्यक्त कर रहा हूं, मुझे विश्वास है आप घर पे बैठे हुए इस प्रहसन, इस झलकी का आनंद लेते हुए कुछ नए नए जो बिंब और कुछ नए ढंग से बात कही गई इस झलकी में, उसका आपने आनंद लिया होगा। और मुझे याद आता है कहीं भ्रष्टाचार जिंदाबाद की चर्चा हुई तो कहीं इस तरह के प्रयोग संस्था ने चुनाव चिन्हों के क्रिएटिव आइडियाज राजनीतिक दलों की तरफ से पेश किए कि टेबल के नीचे हाथ या AK-47। और अभी अभी चुनावों का दौर खत्म हुआ है। हम भारत की तरफ देखें तो पूरे उत्साह से तैयारियां हैं। सोमवार को एक नई सरकार की शुरुआत की और कई दल इन दिनों विशेष रूप से ये मंथन करने में लगे हैं कि क्या हो गया जो इस तरह के परिणाम आए। पर वो चर्चा फिर किसी दिन के लिए रखते हुए मैं फिर एक बार ये चारों जो कलाकार हैं उनको बधाई देते हुए उस बधाई का एक पैकेज खास करके अमीर जी को भेंट करना चाहता हूँ। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी बहुत मच। सारी चर्चाएं हैं जिनका संबंध हिंदी के रंगमंच के साथ है और थोड़ी बहुत चर्चा ये झलकी भी डिजर्व करती है। पर ये चर्चा का सिलसिला हम जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। नमस्कार है, फिर एक बार आपको स्वागत है, फिर एक बार आपका इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास में। और आज ये जो उत्साह की लहरें हैं इनका संबंध है भारत में जो परंपरा रही है हिंदी नाटकों की, और उस परंपरा को, उस स्फूर्ति को अमेरिका में जागृत करने वाले प्रयोग नाम के दल के सदस्यों ने ब्रेक के पहले आप तक एक शानदार झलकी पहुंचाई। और उस झलकी में तरह तरह के अभिनय प्रस्तुत करने वाले चारों कलाकारों को बधाई देते हुए मैं अजीत सिंह जी जो विराजमान हैं, उन्होंने एक किरदार लिया जो खास तरह से बोलता था और आपको किसी एक विशेष भारत के नेताजी की याद दिला रहा था। लालू जी का नाम लूंगा तो नाराज ना हो वो, ऐसा मैं मानते हुए। तो समझिए इसी किरदार में आपको किसी के प्रति प्रेम प्रकट करना है तो आप कैसे करेंगे? प्रपोज करना है समझिए। अरे हम तोहरे करेजा का दिया हूँ, हम तोहरे करेजा का दिया हूँ
तो दिए का जो प्रकाश है वो रंगमंच के द्वारा एक अलग तरह के संस्कारों का आलोक हम तक लेकर आता है। और इससे संस्कारित अमी, आप बताएं, जो जी भारत में रंगमंच के इतिहास की तरफ आप देखते हैं तो कैसी स्फूर्ति आपको मिलती है, क्या नई दृष्टि मिलती है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया अशोक जी। भारत में रंगकर्म बहुत ही समृद्ध रहा है हमेशा से, और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र उस समय दिया जहां बहुत सारी संस्कृतियां और बहुत सारे सिविलाइजेशन बल्कि डेवलप होना भी नहीं शुरू हो पाए थे। तो इस हिसाब से बहुत समृद्ध है। हमारे यहाँ लोक नाट्य की बहुत समृद्ध परंपरा रही है हमेशा से। रासलीला, रामलीला, नौटंकी, बहुत सारी परंपराएं। अगर बहुत पुराने समय में जाए तो कालिदास जैसे नाटककार और लेखक रहे हैं। मैं उसमें बहुत ज्यादा विस्तृत तौर पे तो जा नहीं सकता, क्योंकि भारतीय नाट्य बहुत बड़ा एक इंद्रधनुष है, स्पेक्ट्रम है, जिसमें कि मराठी, गुजराती बड़ी समृद्ध परंपराएं। बात को लेकर थोड़ा सा इधर की तरफ जा रहा हूं, ये याद करने के साथ कि पहले नाटक में अभिनय करने की एक ऐसी शैली होती थी जो बहुत लाउड कही जा सकती है, जिसमें बहुत लंबे लंबे अपने मुद्राओं का उपयोग करते हुए और जिस तरह से संवादों की अदायगी होती थी वो भी एक अलग प्रकार की होती थी। जैसे हम सामान्य बोलचाल में जिस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं ऐसा नहीं होके कुछ अलग तरह से होता था। हिमांशु, आपको स्मरण आता है कोई जैसे अगर पुरानी फिल्में आप ऐतिहासिक फिल्में भी देखें, सौराब मोदी की, तो भी कुछ इस तरह की वानगी उसमें होती थी? हाँ, अगर आप फिल्मों में देखें तो डायलॉग एक ठहराव के साथ होते थे, लेकिन मुझे इस पे ध्यान आ रहा है नृत्य नाटिका तीजन बाई जो इतनी प्रसिद्ध हुई थी और वो जगह जगह महाभारत की कहानी जिस मतलब तरह से सुनाती थी, सब लोग हम मंत्रमुग्ध होकर टीवी पे देखते थे। तो हाँ, डेफिनेटली। और चूंकि उस वक्त इस तरह के आधुनिक उपकरण भी नहीं होते थे जो आवाज़ को दूर तक फेंक सके। वैसा कुछ आप प्रयास करें, अगर उसकी मिमिक्री टाइप की या उस अंदाज में कुछ बोलने का प्रयास करें? तेज आवाज़ में तो मैं जैसे अपने हिंदी फिल्मों में है अमजद खान जो बहुत तेज बोलते थे। अरे सांबा, कितने आदमी थे? सरदार 2 और तुम सरदार 3, फिर भी वापस आ गए यहाँ। तो आवाज़ का जो फेंक है, वो जो कला है, वो तो वहीं से चली आ रही है और हम लोग अभी भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो हमने नाटक अभी तक किए हैं वो हमने बिना माइक के स्टेज पर किए हैं, तो करीब 250, 300, 400 दर्शक भी उनको अच्छे से सुन पाते हैं। तो आवाज फेंकते हैं और वो कैच कर लेते हैं। और ये जो आवाज के फेंकने और कैच करने की बात को लेके एक नाना प्रकार के कलाकारों में एक नाना पाटेकर भी विशेष रूप से याद आते हैं। उनकी एक्टिंग में आपको लगता है कोई एक अलग बात है? जी, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत सहज है, और सहज होते हुए भी उनने एक अपना एक खुद का मैनरिज्म बना रखा है और वो मैनरिज्म उनने हमेशा निभाया है। तो मुझे ये लगता है कि सहजता के साथ साथ होते हुए, मैनरिज्म के साथ साथ होते हुए भी सहज बने रहना एक आसान बात नहीं है। इसलिए मैं बहुत उनकी एक्टिंग का काफी कायल हूँ। दीपक जी, ऐसा देखा जाता रहा है कि हिंदी के बहुत कम नाटक हैं जो इतने अधिक चर्चित हुए हों। जैसे आप कोई आम हिंदी भाषी को पूछ लेंगे कौन सा नाटक, तो हो सकता है उनको किसी नाटक के नाम याद भी ना आए, और जो नाटक खेलने वाले हैं उनको भी आप पूछेंगे तो वो 8-10 नाटकों के नाम के अलावा शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका क्या कारण आप मानते हैं? क्यों इतनी ज्यादा समृद्ध सृजनशीलता हिंदी नाटकों की दृष्टि से हो पाई है? इसके कई कारण हैं अशोक जी। पहला कारण तो उसमें यह है कि मूलतः जो हिंदी भाषा है वो उत्तर भारत की भाषा है, और उत्तर भारत ने ही जो विदेशी आक्रमण हमारे देश में हुए, उन सारे विदेशी आक्रमणों को उत्तर भारत ने ही झेला। तो उसके कारण हमारा जो पूरे गुलामी का पीरियड है उसमें हमारा एक सांस्कृतिक अवमूल्यन हुआ, और उस सांस्कृतिक अवमूल्यन का ये परिणाम है कि उससे बाहर आने में भी हमें वक्त लगेगा कि हम उन नाटक की चीज़ों से जो सांस्कृतिक परिदृश्यता, आप संगीत ही लें, हर क्षेत्र में एक तरह की शून्य है जो एक आम आदमी से, एक आम जनता से उसकी दूरी है। जैसे आपने कहा, बता नहीं पाएगा कोई 5-6 अच्छे संगीत के जो पुराने गाने जो फिल्मों से बाहर हों वो नहीं बता पाएगा, 5-6 कवियों के नाम नहीं बता पाएगा। तो ये जो सांस्कृतिक अवमूल्यन हिंदी प्रदेश में है, जो आपको गुजराती उसमें या बंगाली उसमें देखने को नहीं मिलेगा, तो वो एक बड़ा कारण है। दीपक जी, आपकी भाषा बहुत परिष्कृत भाषा है। आप लगता है कोई विशेष आपके लेखक होंगे प्रिय, ऐसा है? हाँ जी, बिल्कुल। कई लेखक हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे रांगे राघव हैं, प्रेमचंद को तो खैर सभी जानते हैं,
लेकिन रांगे राघव के अलावा वर्तमान में अगर हम देखें तो राजेंद्र यादव हैं, पुष्पा भारती हैं, और अंधा योग वाले धर्मवीर भारती को कौन भूल सकता है। और उनका तो बहुत अच्छा नाटक अंधा योग यहाँ पर हुआ है और हम लोग भी भविष्य में अंधा योग करने की एक हमारी लालसा है कि धर्मवीर भारती का अंधा योग अगर हम यहाँ कर पाएँ या जयशंकर प्रसाद का कामायनी यहाँ कर पाएँ। आपकी भाषा की शुद्धता को देखते हुए, बल्कि आप चारों जिस तरह से हिंदी के साथ जुड़े रह पाए अमेरिका में रहते हुए, वो कंपैरेटिवली वी डोंट फाइंड मेनी पीपल हु फील सो कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन हिंदी. सो हाउ इज इट फॉर यू, लेट अस से Ajit, when you are interacting with people who are not a part of a theater group, do you think they also follow what you are saying if you will talk in Hindi the way we were talking earlier? Yeah, but I mean, if the theater is a comedy theater, they follow. Even if they don't like much of it, they follow the comedy part of any theater. So, yeah, they follow the comedy part, not the any serious or satire part. So in a way, comedy is beyond any language. मतलब हंसी आएगी तो अच्छा लगता है. तो हंसने वाली बातें लेकर जब हम किसी भी कला की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ संदेश देने वाला जो मामला है वो नहीं है, जस्ट टाइम पास जैसा है. बट कॉमेडी प्लेज बनाना और परफॉर्म करना भी काफ़ी मुश्किल है. आपको क्या लगता है? जी, एक्चुअली अगर आप उसको देखें तो कॉमेडी करना सबसे अधिक कठिन काम है, क्योंकि कॉमेडी व्यक्ति को हंसाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंततः जो मनुष्य का जीवन है वो दुखों और कष्टों से जुड़ा हुआ है. तो उसमें से उसको निकाल करके और कुछ क्षणों के लिए हंसाना, और कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम हर हंसी में एक संदेश हो. हंसाने के एक परिष्कृत हंसी होनी चाहिए जो किसी पर कटाक्ष न करती हो. उस परिष्कृत हंसी को पैदा कर लें बगैर संदेश के भी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं अचीवमेंट मानूंगा इस क्षेत्र में. तो किसी भी कला में व्यक्ति को या दर्शक को या श्रोता को हंसाना ये बड़ा कठिन काम है. तो ये जो कठिन वाला काम है वो मुझे लगता है हिमांशु जी के लिए कंपैरेटिवली इजी है. वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें क्रिएट करने में आगे रहते रहे. तो आपको कोई विशेष कहिए कि आइडियल है क्या जो आपको बहुत पसंद है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है? या नहीं, मतलब एज ए मतलब एक्टिंग या अभिनय के जब मैं सीखता हूँ तो बस मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ऑब्जर्व करने की काफ़ी क्षमता है. तो जैसे मैं आपको ऑब्जर्व करता हूँ या जो भी लोग आपके आसपास में जो घटनाएं घटती हैं, और विशेष रूप से मैं यहाँ पर आकर ये कहूँगा कि यहाँ के स्कूलों में, जैसे मेरी बेटी है वो यहीं पर पैदा हुई है, उसने भी नाटक में पार्टिसिपेट किया था और उसने भी डायलॉग याद किए थे, उसको भी बड़ा अच्छा लगा था और उसने बाकी लोगों के भी डायलॉग याद किए थे. तो जिस तरह यहाँ विद्यालयों में संगीत और नाटक को इंस्टीट्यूशनलाइज किया हुआ है, तो स्कूलों में सिखाया जाता है, जो कि भारत में हमें देखने को नहीं मिलता है. तो शायद इसलिए वो परंपरा कट जाती है बीच में. तो ये मेरे बड़ी अच्छी देखने को चीज़ मिली है. और जब हम यहाँ भाग लेते हैं, लोगों को बताते हैं, तो उनमें भी जिज्ञासा होती है कि वो भी आप आके पूछें. उनके बच्चे भी सुनते हैं और हम जैसे आपकी वीडियोस दिखाते हैं उनको नाटक की हमारी, तो वो उनमें जिज्ञासा होती है. तो ये आपस में एक दूसरे से प्रेरणा लेने का विषय है. हम आपसे कुछ सीखते हैं, दूसरे लोग हमसे कुछ सीखते हैं, और वो सिलसिला आगे की ओर बढ़ता रहता है. तो ये सिलसिला आगे बनाए रखने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और जो आसपास के शोर के कारण कई बार हमसे छिन जाती है. तो जो रंग कर्मी है वो आसपास के शोर से अपने को बचाकर, सहेज कर एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है जहां उसका और उसके किरदार का एक तारतम्य स्थापित हो जाए. तो हम ये, जब आप कलाकारों के साथ एक निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं, तो क्या किस तरह से आप उनको बताते हैं कि वो इस तन्मयता तक पहुंच पाए? जी, मेरे लिए सब कलाकारों को उनके सबसे पहला काम तो ये होता है कि मैं उनको चाहता हूँ कि सहज उनके अंदर का जो कैरेक्टर है वो उभर के आए. कई बार हर व्यक्ति के अंदर हर तरीके के रंग होते हैं, तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि उनके अंदर के जो रंग है उस कलाकार के लिए जिसकी आवश्यकता है उसको उभारी जाए. और उसके बाद फिर दूसरा उद्देश्य ये होता है कि उनको मैं बोलूँ कि वो एकाग्रता से अपने कैरेक्टर को समझें, ध्यान दें, और फिर जितना ज़्यादा उसमें उतर सकते हैं उसका प्रयास करें. निर्देशक आपकी नज़र में कितना महत्वपूर्ण होता है अभिनेता के लिए, रंगमंच का जो अभिनेता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हमें लगता है कि मेरे अंदर प्रतिभा है और मैं अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा हूँ और प्रेजेंट कर रहा हूँ. सो हाउ डू यू फील
this relationship between an actor and a director on theater is important. अशोक जी, इसमें तो मैं आपको कह सकता हूँ कि निर्देशक जो होता है वो नाट्य परंपरा में तो कम से कम जान होता है। उसका कारण यह है कि कलाकार तो हर व्यक्ति में होता है, कलाकार को निकालने की क्षमता जो होती है वो निर्देशक में होती है। और एक जहाज है, उसमें सभी लोग बैठते हैं, लेकिन निर्देशक ही होता है वो जो ये देख पाता है कि ये जहाज उस किनारे पर किस स्वरूप में पहुंचेगा, और वो सभी को धीरे धीरे उसमें ढाल पाता है। उसका एक सजीव उदाहरण ये है कि जो अभी हम अंधों का हाथी नाटक की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें चूंकि मैं इनके साथ था तो हम सभी के मन में कहीं ये था, ये डाउट था कि ये सक्सेस रहेगा या नहीं, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नाटक है, थोड़ा प्रतीकात्मक है, लोग इसको समझ पाएंगे या नहीं। लेकिन ये अपनी बात पर निर्देशक होने के कारण दृढ़ थे कि मुझे मालूम है कि नाटक अंत में कैसा दिखेगा और उसका क्या प्रभाव होगा। तो हमने इनका हाथ पकड़ा कि भाई आप निर्देशक हो, आपको दिख रहा है, शायद हम बाद में देख पाएंगे। और निर्देशक सही था, नाटक बहुत सफल रहा और सभी को अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से अशोक जी ने भी देखा है नाटक, तो वो ही बता सकेंगे हमारे कहने के बजाय कि ठीक ठाक था या नहीं था। ये आपका बड़प्पन है कि मेरे बताने को आप इतना महत्व दे रहे हैं। निश्चित रूप से वो नाटक अलग अलग रूप से आनंद बढ़ाने वाला था और उसमें गीतों का भी बड़ा सटीक उपयोग किया गया था। अगर कोई गीत ऐसा उस नाटक में से आपको स्मरण है हिमांशु जी, तो आप हमारे दर्शक। हिमांशु जी द एक्सपर्ट है। हाँ, उसमें हाथी के ऊपर हमने गीत किए थे। एक था हाथी हा 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 हाथी, हाथी हा 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 हाथी, आजू की बाजू, बाजू की आजू, सूंड है कि दुम तेरी, दुम है कि सूंड तेरी, पैर है अम्बा बम्बा, हाथ है बिजली खंबा, दांत है अंदर बाहर, आत है बाहर अंदर, खाता है क्या तू, खाती है या तू, नारियल की काजू, आजू की आजू, काला या गोरा, तोरा या मोरा, किससे दिल लगा है, किसका है साथी, हाथी हा 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 हाथी, हाथी हाथी, हाँ 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 हाथी। तो इतनी बड़ी बात आप तक पहुंचाने के बाद अब आज के कार्यक्रम का विराम हो जाए, ये समय बिल्कुल समीप आ गया है। आपके साथ ये बात फिर एक बार बांटते हुए कि सोमवार को जब भारत में नई सरकार अपना कार्यभार लेने वाली है, तो हम भी एक विशेष कार्यक्रम मेमोरियल डे के साथ एक मेमोरेबल इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए पेश करने वाले हैं। तो बिल्कुल आपका साथ अपेक्षित होगा सोमवार को। और आज रंगमंच के द्वारा जिस तरह की संभावनाएं हमारे लिए खुली हुई हैं अपने आप से जुड़ने के लिए और एक दूसरे से जुड़ने के लिए, उसका परिचय बाकायदा परफॉर्मेंस के साथ हम तक पहुंचाने वाली प्रयोग नाट्य मंडली के सदस्य हिमांशु जी, अजीत सिंह जी, अमिया मेहता जी और दीपक गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका, और ITV का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। अशोक व्यास को वीकेंड आपका मंगलमय हो, ये शुभ कामना आप तक पहुंचाते हुए आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दें। नमस्कार।